दोस्तों, किसी राज्य का मुख्यमंत्री ही अगर गुंडागर्दी करे तो उसे कौन रोक सकता है। वो राज्य का मुखिया है, पुलिस उसके इशारों पर नाचती है, पार्टी के कार्यकर्ता उसकी भाव भंगिमा पर एक्शन करते हैं और पिछले 15 साल से उसकी सरकार है। कोई कोर्ट में उसके खिलाफ जाता भी है तो वहां वो अपनी पार्टी के इतने कार्यकर्ता भेज देता है कि वो शोर मचाकर जज साहब को इतना डरा देते हैं कि जज साहब अर्जेंट मैटर को भी 5 दिन बाद टरका देते हैं। जरा सोचिए, ऐसा सिर्फ एक सूबा है भारत में और वो है पश्चिम बंगाल, जहां आए दिन ये होता है। सोचिए कि राष्ट्रपति शासन लगा देने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं बंगाल में, लेकिन केंद्र सरकार किस बात का इंतजार कर रही है, कई लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में ईडी की कार्रवाई वाली जगह पहले अपने डीजीपी और कमिश्नर को भेजा और फिर खुद वहां पहुंची। प्रतीक जैन, जिनकी कंपनी पर छापे पड़े, उनका फोन उनसे ले लिया, जिससे ईडी उनके कॉल्स और मैसेजेस ना देख पाए। फाइल और लैपटॉप लेकर बाहर आ गई। वो मुख्यमंत्री हैं एक सूबे की। ममता के कार्यकर्ताओं ने तो और गजब ढा दिया। वे प्रतीक जैन के दफ्तर और घर से ढेर सारी फाइलें लेकर चले गए। 3 लोगों की ईडी टीम के सामने जब गुर्राती हुई चीफ मिनिस्टर खड़ी हो, सूबे का डीजीपी खड़ा हो और कोलकाता का पुलिस कमिश्नर धमकी दे रहा हो, तो चारा आखिर क्या बचता है, सिवाय इसके के खाली हाथ चले आए। निराशा में हाईकोर्ट पहुंचे तो वहां भी सुनवाई नहीं हुई। जज साहिबा ने देखा कि कोर्ट रूम में टीएमसी के कार्यकर्ता भरे हुए हैं, शोर मचा रहे हैं, तो उनकी भी हिम्मत जवाब दे गई। वो 2-3 घंटे बाद मामले को सुन सकती थी, रात में अपने घर पर सुन सकती थी, क्योंकि ये देश तो वो देश है जो रात के 12 बजे, रात के 2 बजे एक आतंकवादी की फरियाद सुनता है। उसके लिए कोर्ट खुल जाती है, देश की सबसे बड़ी अदालत। तो ऐसा कोलकाता में भी उस रात हो सकता था, लेकिन उन्हें कोलकाता में रहना था, जज साहब को कोलकाता में रहना था। बरबर पार्टी कार्यकर्ता तो वहां भी पहुंच जाते, घर पर तो उन्होंने 5 दिन बाद की ही डेट दे दी। इतने अर्जेंट मैटर में जब संविधान की ऐसी तैसी एक राज्य के चीफ मिनिस्टर और पुलिस के मुखिया कर रहे हों, तो वो क्या करें। और जुडिशरी की सारी उम्मीदें उन एक जज साहिबा से हम क्यों करें। उन्होंने भी वही किया जो देश के तमाम जज ऐसा मौका आने पर कर देते हैं। आमतौर पर मामूली मसलों पर स्वतः संज्ञान लेने वाला देश और देश का सुप्रीम कोर्ट भी चुप रहा। तो अब केंद्र सरकार के पास क्या चारा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या केंद्र सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है? जवाब है हाँ, लगा सकती है, लेकिन वो अभी इसका नफा नुकसान तौल रही है। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो ममता बनर्जी अपने चेलों के साथ कोलकाता से दिल्ली तक की सड़कें रौंद डालेंगी। पूरा विपक्ष उनकी मदद के लिए खड़ा है। उनको तो वैसे भी 2029 तक कोई आस नहीं थी। बिल्ली के भाग से छीका टूटा है, कोलकाता में टूटा है, और विपक्ष उसको ममता के बहाने दिल्ली में भुनाना चाहता है। भुनाने का उसको एक मौका मिल गया है। जरा सोचिए, संविधान को जेब में रखकर घूमने वाले कांग्रेस के वो नेता उन नेताओं के साथ दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे जिन्होंने कोलकाता में संविधान का बस अभी अभी चीरहरण किया है। तो सरकार का सोचना यह हो सकता है कि अगर इस वक्त राष्ट्रपति शासन लगाया तो ममता को बंगाल के लोगों की सहानुभूति मिल सकती है। हालांकि ये राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चला तो लोगों को सत्ता परिवर्तन का गुणात्मक बदलाव पता चल सकता है। लेकिन सवाल ये कि क्या टीएमसी का कार्यकर्ता बन चुकी प्रशासनिक प्रणाली आपको ये गुणात्मक परिवर्तन करने देगी? दूसरी बात, प्रशासन तो उन्हीं लोगों को चलाना है जो अभी चला रहे हैं। क्या वे टीएमसी के खोल से यकायक बाहर आ जाएंगे और सामान्य प्रशासन चलाएंगे? याद रहे, टीएमसी के ये बर्बर कार्यकर्ता वही हैं जो इससे पहले वामपंथी दलों के साथ थे। मोदी सरकार ये भी सोच रही होगी कि वैश्विक पटल पर ईरान, बांग्लादेश, वेनेजुएला में
वैसे ही कोहराम मचा हुआ है। अगर भारत में ममता और विपक्षी दलों ने सड़कों पर हंगामा मचाया तो नुकसान किसका होगा? जाहिर है मोदी सरकार का। तो अच्छी खासी चल रही सरकार को खतरे में क्यों डाला जाए? मोदी सरकार ये सोच रही होगी कि विधानसभा चुनाव में ही देख लेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में ममता चलने दे तब ना। जानकार बताते हैं कि ग्राउंड पर जिन लोगों ने बीजेपी को पिछली बार वोट दिया है उनको डराया धमकाया जा रहा है, इसलिए अभी ये भी नहीं कह सकते कि चुनाव बीजेपी जीत ही जाएगी। जितने बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर वापस भागे हैं उनकी भरपाई तो ममता बनर्जी को करनी ही है। असल में बंगाल और उसकी चीफ मिनिस्टर का रवैया कुछ ऐसा है जैसे वो एक अलग सूबा नहीं, एक अलग देश हो। बंगाल में केंद्र सरकार की किसी एजेंसी की कुछ भी नहीं चलती, न ईडी की, न सीबीआई की और न ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की। वो एक अलग देश की तरह काम करता है। जिस सूबे का चीफ मिनिस्टर एक महिला हो, उस सूबे में उसकी पार्टी के कार्यकर्ता रेप और किलिंग में शामिल हो और जब राज पता चले तो उस मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतर आए। ऐसा कहीं होता है क्या? शायद एक ही सूबे में होता है, वो है बंगाल। केंद्र सरकार फिलहाल नए पैंतरों के बारे में सोच रही है। हाई कोर्ट से तो उसे कोई उम्मीद नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट से क्या हो सकता है, इस पर विचार चल रहा है। बीजेपी बंगाल के अपने संगठन से भी विचार विमर्श कर रही है। संवैधानिक कदम क्या हो सकते हैं और कोर्ट में बात आई तो क्या क्या दलीलें दी जा सकती हैं, इन सब बातों पर विचार इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। एक बड़ा और कड़ा फैसला मोदी की इज्जत बढ़ा सकता है और एक छोटी सी चूक बंगाल में लोगों को सड़कों पर उतार सकती है। देखने वाली बात यह होगी कि लौह पुरुष के प्रशंसक नरेंद्र मोदी अपने भीतर का लोहा इस बार निकालते हैं या नहीं।